जी नासिर, क्या कहना चाहते हैं? जी, क्या कह रहे हैं? समझ नहीं आई। दोबारा बोलिएगा, आपका भी मेरी तरह का जो है ना कनेक्शन प्रॉब्लम है। सर मैं चैट पे क्लिक करना चाहता था वापस। ओके ओके, सही है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दें। देखना मैसेज आती है यार। आप लोग अगर वीडियो की स्क्रीन देख सकते हैं तो काइंडली मुझे बताएं ताकि मैं आगे चलूँ और मेरी आवाज़ भी अगर ठीक है। यस, ओके ओके जी, मैं फिर इसको स्टार्ट करने लगा हूँ। अगर आप वीडियो देखें, यस नजफ भी कह रहे हैं। हम ऑस्मोसिस पे बात कर रहे थे। मैंने ये कहा था कि जो क्लियर वाटर होता है वो मूव करता है मेम्ब्रेन से जो कम साल्टिश वाटर की तरफ। ये इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। दिस इज अ नेचुरल थिंग। लेकिन हम इसको रिवर्स करना जब चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम जो सॉल्ट हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा, और वो प्रेशर हम लगाएंगे तो क्या होगा कि जो साल्टिश वाटर में से वाटर है ये मूव करेगा दूसरी तरफ, और सॉल्ट इधर ही, साल्टिश वाटर इधर ही रह जाएगा जो क्लियर वाटर है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन वाटर को तो पास करने देगी लेकिन आयंस को पास नहीं करने देगी। इसलिए हम इसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। अभी जो ये ऑस्मोसिस है जो अभी हो रहा है, दिस इज नेचुरल। सो अभी हम इसको रिवर्स ऑस्मोसिस करने लगे हैं। हम प्रेशर लगा रहे हैं। प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो जो ये देखें, ये है लीचेड में से जो क्लियर वाटर है वो इधर आ गया। इस वाटर को हम पंप, ये जो क्लियर वाटर है ब्लू, इसको हम पंप कर देते हैं वापस उसमें अपने एक्वाफर में। और ये जो रह गया है, ये जो साल्टिश वाटर रह गया है जिसके अंदर इसको हम डंप कर देते हैं पॉन्ड्स के अंदर। सो दैट वाज ये भी मैं बोल नहीं रहा शायद इसलिए आवाज नहीं आ रही। आ, जी, जो है हमारी जो मेम्ब्रेन होती है रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर वो आयंस भी रिमूव कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने वो कैसी बनाई है। जी, कुछ कुछ सॉर्ट्स जो होते हैं वो रिमूव नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ज्यादातर सॉर्ट्स रिमूव हो जाते हैं। मेम्ब्रेन बहुत ही पतली होती है, प्लस मेम्ब्रेन को आप डिजाइन कर सकते हैं कि वो आयंस को अपने साथ अटैच कर ले, एंड वो अलाउ नहीं करती
आयंस को अपने में से गुजरने में, इट अटैचेस देम टू इटसेल्फ, बट नॉट ऑल आयंस। काफी ज्यादा आयंस जो है 99% इट रिमूव्स, लेकिन काफी हैं जो नहीं रहती। डिपेंड्स अपॉन योर मेम्ब्रेन आल्सो, किस टाइप की है। अम्माद, आई एम नॉट गेटिंग एनी नोटिफिकेशन कि कोई बंदा वेटिंग रूम में है। काइंडली चेक करें आप सही वाले वेटिंग रूम में है भी सही है नहीं। वो सही है आपकी बात, बट इसको चेक कर लें क्योंकि हमने इधर मुझे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा आपका। You can see the slide, let me know so that I move on. या जैसे ही वो वेटिंग रूम में आता है, इट जस्ट लॉक्स एवरीथिंग। हमारा अभी आपको लॉक कर दिया मैंने, बहुत देर से नोटिफिकेशन आया। खैर, अभी तक जो हमारी बात हुई थी वो रिवर्स ऑस्मोसिस पे हो गई बात। उसके बाद एक और तरीका है ग्राउंड वाटर रेस्टोरेशन का, उसको हम कहते हैं इमोबिलाइजिंग अनवांटेड आयंस। इसमें क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, अगेन हम कंटेमिनेटेड वाटर को पंप आउट करते हैं। वो उससे मुराद ये है कि हम कंटेमिनेटेड वाटर को सब सरफेस से जमीन पर लेकर आते हैं। जमीन पर लाने के बाद, जैसा कि नाम से जाहिर है, आपको पता है कि देखें, जब हम आए थे, जब हमने इन सिटू लीचिंग स्टार्ट की थी, तो क्या हुआ था कि यह, हाँ बिल्कुल सही है, लाइट जाती होगी ना, तो इधर जैसे ही कोई बंदा वेटिंग रूम में आता है तो मेरा पूरा कंप्यूटर ही हैंग हो जाता है, थोड़ा सा स्लो है। खैर, हैविंग सेड दैट, देखें होता ही है कि कंटेमिनेटेड जो वाटर होता है उसको हम पंप आउट करते हैं। पंप आउट करने के बाद अगर आप देखें यहाँ से पंप आउट होकर वो बाहर आ गया, जब वो बाहर आता है तो हम उसके अंदर कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं। क्योंकि देखें, आप याद रखें, जब आप आए थे और इसको आपने इनसिटू लीचिंग स्टार्ट की थी, उस टाइम जो आपका एक्वाफर था उसके अंदर यूरेनियम डिजॉल्व नहीं थी, पानी पहले से मौजूद था इस एक्वाफर के अंदर, ठीक है, लेकिन वो यूरेनियम सॉलिड फॉर्म में मौजूद थी। आप उसके अंदर ऑक्सीजन डालते थे, अगर आपको याद हो, तो वो यूरेनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है और लिक्विड के अंदर ऐड हो जाती है, आयनिक फॉर्म में आ जाती है। तो आपने क्या किया, आपकी वजह से, इन सिटू लीचिंग माइनिंग की वजह से क्या हुआ कि वो एक्वाफर के अंदर भी फिर यूरेनियम आयनिक फॉर्म में चली जाती है। अब अगर इस एक्वाफर में से कोई भी पानी पिएगा या पानी का वेल लगाएगा आगे जाके भी, तो क्या होगा कि उसके अंदर यूरेनियम भी होगी। सो ही और शी विल बी टेकिंग इन यूरेनियम व्हिच इज नॉट गुड। सो हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि कंटेमिनेटेड वाटर को बाहर निकालते हैं और उसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट्स डालते हैं। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, वो हम डालते हैं उस कंटेमिनेटेड वाटर के अंदर और फिर उसको पंप इन दोबारा करते हैं। इस हाइड्रोजन सल्फाइड का फायदा यह है कि ये नीचे जाके यूरेनियम को रिड्यूस करेगा, उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेगा, जिसकी वजह से यूरेनियम क्या होगा, वो आयनिक फॉर्म से दोबारा सॉलिड फॉर्म में आएगा और वो डिपॉजिट हो जाएगा। इट विल नो मोर बी डिजॉल्व इन द एक्वाफर वाटर। ये इसको कहते हैं इमोबिलाइजिंग अनवांटेड आयंस। इसी तरह बाकी जो मेटल्स होते हैं, जो हैवी मेटल्स होते हैं, वो भी आयंस बनकर वो आ जाते हैं आपके पानी के अंदर और ऑक्सीडाइज होने की वजह से। तो जब हम उस वाटर को, कंटेमिनेटेड वाटर को पंप आउट करते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड डालते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या करता है, इन तमाम मेटल से, यूरेनियम से ऑक्सीजन ले लेता है, जिससे ये दोबारा सॉलिड फॉर्म में चले जाते हैं। इसको जब हम पंप करते हैं तो अब पानी आपका साफ हो गया नीचे, क्योंकि अब उस पानी के अंदर डिजॉल्व मेटेलिक आयन या डिजॉल्व यूरेनियम आयन मौजूद नहीं है। दिस इज कॉल्ड इमोबिलाइजिंग अनवांटेड आयंस। इसके बाद जो अगला तरीका है वो इससे मिलता जुलता है, फर्क उसका सिर्फ ये है,
आज नेट बहुत मसला कर रहा है। ओके जी, ये हमारा तरीका था। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास है नया तरीका है, एंड इसको कहते हैं क्लीनिंग बाय प्रिसिपिटेशन विद रिएजेंट्स। जी, क्लीनिंग बाय प्रिसिपिटेशन विद रिएजेंट्स, ये दिस इज अनदर मेथड जिसके जरिए हम क्या करते हैं कि ग्राउंड वाटर को जो हमारा है उसको रिस्टोर करते हैं। होता क्या है, इसमें भी हम वही वाला काम करते हैं कि हम क्या करेंगे कि हम क्या करते हैं कि हम अगेन कंटेमिनेटेड वाटर जो होता है हमारा, जो प्रोजेक्ट था वो खत्म हो गया, हम क्या करेंगे, कंटेमिनेटेड वाटर को पंप आउट करेंगे, यानी ज़ेर ज़मीन से ऊपर ले आएंगे। जब वो ऊपर आ जाएगा, इस वाटर के अंदर हम प्रिसिपिटेंट डालेंगे, जैसे फॉस्फेट है। ये फॉस्फेट क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा क्या कहते हैं आपके यूरेनियम के साथ, या रिएक्ट करेगा आपके हैवी मेटल्स के साथ, और उनके मेटल फॉस्फेट, सेकेंडरी मेटल फॉस्फेट्स बना देगा, और वो यूरेनियम भी यूरेनियम फॉस्फेट बन के प्रिसिपिटेट हो जाएगी और उसमें से आपके सोल्यूशन में से निकल आएगी। तो जो आपका ग्राउंड, फिर आप इसी को पंप कर देंगे वापस उसके अंदर। अब आपका जो ग्राउंड वाटर है उसके अंदर यूरेनियम या हैवी मेटल्स अगेन प्रिसिपिटेट हो चुके हैं सॉलिड फॉर्म में। ये प्रिसिपिटेशन का तरीका या पीछे रिडक्शन का तरीका, इन दोनों में होता यही है कि प्रिसिपिटेट हो जाते हैं, बट उसके अंदर उसको हम रिडक्शन बोल रहे हैं। इसके अंदर हम क्योंकि रिडक्शन नहीं कर रहे, ऑक्सीजन नहीं निकाल रहे, बल्कि उनको एक और मेटल आयन, एक और आयन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो दे आर प्रीटी मच सेम थिंग बट डिफरेंट। हम इसके अंदर डिफरेंट केमिकल यूज कर रहे हैं उसको प्रिसिपिटेट करने के लिए। अच्छा, फिर क्या होता है कि जो आपने क्या किया होता है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर प्रिसिपिटेट होता है, तो आप क्या करते हो, एक फिल्टर लगा देते हो। इससे पहले कि आप इसको पंप इन करें, हम एक फिल्टर लगा देते हैं ताकि जितने ये सॉलिड पार्टिकल है, जितना हो सकता है वो वापस ना जाए। तो होता ही है कि वो फिल्टर में से पानी तो गुजर जाता है, बाकी आयंस भी और कंटेमिनेट्स, लेकिन ये जो हैवी मेटल्स होते हैं और ये इस तरह के रुक जाते हैं। उनको हम फिर क्या करते हैं, उनको हम फिर अगेन पॉन्ड्स में, बड़े बड़े पॉन्ड्स में डंप कर देते हैं, जैसा कि आपको इस सॉलिड वेस्ट में कर देते हैं। अगला हमारा तरीका, ये पॉन्ड आपको नजर भी आ रहा होगा, एक और तरीका हमारा है और उसको बोलते हैं एवेपोरेशन। दिस इज आल्सो अनदर मेथड जिसके जरिए हम क्या करते हैं कि हम जो अपना, सर ये रिपीट कर दें क्या, प्रिसिपिटेशन वाला देखें। जो प्रिसिपिटेशन वाला है उसके अंदर सिंपल बात यह है कि रिडक्शन के अंदर हमने क्या किया था कि हमने एक वो क्या डाला था, सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड था, क्या था, इसके अंदर हमने जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है या हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है, सॉरी सोडियम हाइड्रोसल्फाइड डालते हैं। वो क्या करता है कि वो ऑक्सीजन निकाल लेता है यूरेनियम में से, बाकी मेटल आयंस में से भी, तो वो पानी में डिसॉल्व नहीं रहते और पानी में से बाहर निकल आते हैं। इसको कहते हैं, जब वो पानी में से बाहर निकल आते हैं तो वो दे आर नो मोर मूवेबल। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जी ये था इमोबिलाइजिंग। ये वही बात है, इमोबिलाइज आप यही करते हैं कि उसको प्रेसिपिटेट करते हैं, प्रेसिपिटेट आउट करते हैं वाटर से। और प्रेसिपिटेशन में भी यही काम कर रहे हैं आप। प्रेसिपिटेशन में फर्क सिर्फ ये है कि इसके अंदर आप जो केमिकल डाल रहे हैं वो हम डालते हैं फॉस्फेट डालते हैं, वो रिएक्ट कर जाता है यूरेनियम के साथ और यूरेनियम आयन के साथ वाटर के अंदर, प्लस अब दूसरे मेटल आयन से भी रिएक्ट करता है और उनको प्रेसिपिटेट करा देता है। तो आपने देखें कंटेमिनेटेड वाटर बाहर निकाला, उसके अंदर ये फॉस्फेट डाला, तो वो जो आपके यूरेनियम और दूसरा मेटल है वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। अब जब आप इस वाटर को आप क्या करने लगे हो, पंप करने लगे हो वापस किसमें, ग्राउंड के अंदर, तो आप एक फिल्टर लगा देते हो ताकि ये जो प्रेसिपिटेट्स है ना यूरेनियम और ये वापस ना जाए। तो वो फिल्टर के ऊपर जो सॉलिड ये रह जाते हैं उनको हम बाद में डिस्पोज कर देते हैं पॉन्ड्स के अंदर। जो हमारे पास नेक्स्ट टेक्निक है ग्राउंड वाटर रिस्टोरेशन की, उसको हम एवेपोरेशन बोलते हैं। एवेपोरेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि हम जो कंटेमिनेटेड सॉल्यूशन अगेन आप उसको पंप करके बाहर निकालते हो, निकालने के बाद उसको आयन एक्सचेंज में से गुजारते हो, जो हम कल बात कर चुके हैं, आयन एक्सचेंज यूरेनियम एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। अब जो पीछे स्लरी रह गई है उसको आप डंप कर देते हो इस तरह के बड़े बड़े पॉन्ड्स के अंदर। तो जब आप इस तरह के पॉन्ड में डंप करते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि उसमें से जो वाटर है वो एवेपोरेट कर जाता है, पीछे आपकी क्या रह जाती है,
जो है वो आपके पीछे आपका सॉलिड वेस्ट रह जाता है, इसको हम कवर कर देते हैं। हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे कवर करें। सो इट्स प्रीटी सिंपल। मकसद ये है कि एवेपोरेट कराने का, ताकि हमें उस लिक्विड को ठिकाने तो लगाना है ना कहीं ना कहीं। नेक्स्ट हमारे पास जो तरीका है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है ग्राउंड वाटर रिस्टोरेशन का। देखें ये तकरीबन 9 मेथड्स हैं, हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। ये मेथड जो है इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस पे मुझे थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें आप एक वेल ड्रिल करते हो, ये देखें, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड लगा देते हो। लेट्स, ये नेगेटिव है आपका, नेगेटिव है या पॉजिटिव है? जी ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोड है जो आपने एक वेल ड्रिल किया और उसके अंदर एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, जिसको हम एनोड कह रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज गौर में रखिएगा कि ये जो एनोड आपने लगाया है ये आपने ओर के अंदर लगाया है, ये आपकी ओर है, ये ठीक हो गया। आपने एनोड अपना ओर के अंदर लगा दिया है, और जो आपका कैथोड है वो आपने ओर में नहीं लगाया, बल्कि वो जो कैथोड है वो आपने ऊपर, लेट से ये क्ले है, ये वाली जो ये एरिया है ये क्ले है, वो आपने उसके अंदर लगा दिया। और आपको पता होना चाहिए कि क्ले में से वाटर पास नहीं करता। अब ये भी ज़हन में रखें कि जहां पे आपकी ओर है वहां एक्विफर है, वहां पानी है ही है। हम सोल्यूशन माइनिंग करते ही उस ओर में है जिसमें पानी होता है, यानी यहाँ वाटर मौजूद है। अब आपके इस एक्विफर के अंदर यूरेनियम के भी आयन मौजूद हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो पॉजिटिव एनाइन मौजूद है। इसी तरह लेड है, उसका भी होगा कोई एनाइन होगा। एनाइंस मौजूद होते हैं आपके डिफरेंट, सॉरी कैटाइंस बोलेंगे। जी जी, कैटाइंस जो है हमारे पास, जितने भी कैटाइंस होंगे, देखें आप जैसे ही आप क्या करोगे, आप इनको वोल्टेज दोगे तो ये वाले जो कैटाइन है ये मूव करने की कोशिश करेंगे टुवर्ड्स दी कैथोड। ये मूव करेंगे टुवर्ड्स द कैथोड, और फिर ये वहां जाकर क्ले के साथ क्या करेंगे, वहां तक पहुंच तो नहीं सकते क्योंकि आगे पानी नहीं है, तो ये क्ले के साथ जाके रिएक्ट करते हैं। क्ले के साथ जब ये जाके रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है कि आयन एक्सचेंज होती है। तो ये जो जो क्ले होती है वो क्या करती है कि वो इन कैन जो कैटाइंस हैं उनको ले लेती है, और उनके बदले में हमारे सोल्यूशन को जो है ना वो क्या कहते हैं, आयन एक्सचेंज करके दूसरे आयन्स दे देती है, जो कि पानी के अंदर, जो पानी को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक तरीका है। मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि आपने ओर के अंदर, जहां पे आपका एक्विफर है जिसमें पानी भी मौजूद है, आपने पॉजिटिव एनोड उसके अंदर लगा देते हैं, और उसके ऊपर जो लेयर है क्ले की उसके अंदर एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, कैथोड। अब जो भी कैटाइंस मौजूद हैं जो आपके पानी को क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, जो रेडियो एक्टिव हैं, आप जैसे ही इसके अंदर क्या करेंगे, वोल्टेज इसको अप्लाई करेंगे, ये वाले कैटाइंस ट्रेवल करेंगे कैथोड की तरफ। वो कैथोड लगा हुआ है क्ले में, तो जब ये क्ले की तरफ जाएंगे तो क्ले इनको ले लेगी और इनके बदले में अपने जो है वो आयंस वो डाल देगी पानी के अंदर, जो कि हार्मफुल नहीं है। तो होता यह है कि इस तरह से ये जो आपके कैटाइंस थे, हैवी कैटाइंस, वो चले जाते हैं क्ले के अंदर, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और इस तरह से आपका पानी साफ हो जाता है फ्रॉम दीज एनाइंस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक तरीका कार है। तो ये इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस क्लीनिंग बोलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट ग्राउंड वाटर रिस्टोरेशन का तरीका है, दैट इज बाय कंप्रेस्ड एयर, एंड दिस इज द लास्ट वन। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि आपका, जैसे पहले हम जिक्र कर चुके हैं कि हमने क्या किया कि हमने हम क्या करते हैं कि आपको पता ही है कि जैसे ही हमारा वो वेल फील्ड का वो खत्म होगा, वो डिप्लीट हो जाएगी, हम क्या करते हैं कि जो इंजेक्शन वेल था ना, उसमें से बजाय लिक्विड पंप करने के हम कंप्रेस्ड एयर पंप करते हैं।
और ये कंप्रेस्ड एयर का प्रेशर इतना ज्यादा रखते हैं कि ये क्या करती है कि जो लिग्जीमेंट मौजूद होता है ना ये अंदर यहाँ पे, ये वो उस लिग्जीमेंट को पंप करती है, वो मूव करती है टुवर्ड्स द रिकवरी वेल, वहां पंप लगा होता है। उससे क्या होता है कि तो जो आपका लिग्जीमेंट होता है वो क्या होता है, जो लिग्जीमेंट इधर मौजूद है उसके अंदर, वो यार शिराज, वो बाहर आप पीछे से एयर पंप करते रहते हैं और वो एयर लिग्जीमेंट को प्रेशर दे के वो इससे बाहर आती रहती है, और जब वो बाहर आता है आपका लिग्जीमेंट तो हम क्या करते हैं, उसको उसमें से उसको आयन एक्सचेंज से गुजारते हैं और उसमें से यूरेनियम निकाल लेते हैं। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीकाकार है जिसके जरिए हम ग्राउंड वाटर को रिस्टोर करते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं इसी मीटिंग 5 मिनट रह गए, मैं एंड कर दूं अपने आज के टॉपिक्स को। लेट्स सी इफ आई कैन डू दैट, आई होप आई कैन। अच्छा, यहाँ पे हमारी जो रेस्टोरेशन टेक्निक्स थी वो खत्म हुई, हम आगे चलते हैं। जो अगली बात वो ये है कि देखें, वेल्ड जब आपका, अब आपने रेस्टोर कर लिया, आपका जो प्रोजेक्ट है वो भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपने वेल्स के जरिए जो आपका था ग्राउंड वाटर था उसको भी आपने रिस्टोर कर लिया। तो अब ये टाइम आ गया है कि आपने इन वेल्स को डीकमीशन करना है। तो वेल्स को ऐसा नहीं है कि हम इन वेल्स को खुला छोड़ के चले जाते हैं, बल्कि हमें क्या करना पड़ता है कि हमें इन वेल्स को अबंडन करके एक प्रॉपर वे के जरिए अबंडन करके जाना होता है। सो हम देखते हैं कि वो क्या तरीका होता है कि हम इसको अबंडन कैसे करते हैं। एक वेल को जब ग्राउंड वाटर भी रिस्टोर हो चुका हो और यूरेनियम डिप्लीट हो चुकी हो, तो हाउ वी अबंडन द वेल। लेट्स सी, takes a lot of time. जैसे ही आप में से कोई जो है ना दोबारा एंटर होता है, इट जस्ट हैंग्स माय कंप्यूटर, हैंग्स इट। somebody just admitted and it just, my computer is now hung. So ओके जी, तो इधर हम देख लेते हैं कि क्या होता है जनाब, हाउ अ वेल इज डीकमीशन्ड। लेट्स सी, मैं जरा ये इरेज कर दूं, ये क्या है, प्लस साइंस क्यों नहीं इरेज हो रहे हैं? ओके जी, इरेज करना भी मुश्किल हो गया है। ओके, होता ये है कि देखें, जब आप वेल को अबंडन करते हैं तो हम क्या करते हैं, वेल में से जो पंप है और ट्यूबिंग है वो हम निकाल लेते हैं। सारी बात है, वेल के अंदर आप याद रखिएगा। यस, बट यार आप शहनाज बट आप निकलना तो यार ज्वाइन ना कर रहा, पूरा मेरा कंप्यूटर हैंग हो जाता है। उसमें होता ही है कि अब सारी बात है, आपको याद होना चाहिए कि हमारा जो वेल है इसके अंदर पंप भी, एक सबमर्सिबल पंप भी होता है, प्लस इसके अंदर ट्यूबिंग होती है, तो हम पहले तो वो निकाल लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि आपको पता है इसके अंदर केसिंग भी होती है, हम इसके अंदर एक सीमेंट भरना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस वेल को हमने सीमेंट भरते हैं, इसमें सीमेंट भरते चले जाते हैं, हमारा लेवल ऊपर चला जाता है। तो आप यहाँ पर लेट से ये आपका वेल है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक लेट से जो फासला है ना, वो हम कह लेते हैं कि वो है 3.7 मीटर। तो यहाँ तक जो वेल है उसको हम भर देते हैं, यानी अभी 3.7 मीटर ऊपर खाली रखते हैं और नीचे वाले को हम सारे के अंदर सीमेंट भर देते हैं। तो इस तरह से आपका वेल प्लग हो जाएगा। वेल के प्लग होने के बाद 3.7 मीटर जो ऊपर रह गया है,
उसके बाद हम क्या करते हैं, अच्छा ये मड से भरते हैं, सॉरी नॉट सीमेंट बट इसको हम मड से भरते हैं। फिर जो 3 पॉइंट इस पॉइंट से लेकर और लेट से यहाँ तक जो हाइट है वो 0.6 मीटर है, यहाँ तक ऊपर से, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो हाइट है दैट इज 0.6 मीटर। तो इस एरिया, जो इतना एरिया है, इसको हम सीमेंट से भरते हैं, अप्रूव्ड सीमेंट जो होती है। ठीक हो गया। और जो 0.6 से ऊपर होता है ना, इसमें हम केसिंग क्या करते हैं, यहाँ पे जो केसिंग होगी उसको भी हम निकाल लेते हैं और उसको बैकफिल करते हैं सॉइल के साथ। ये बड़ा जरूरी है, आप ध्यान में रखें। नीचे से लेकर 0.37 मीटर, 3.7 मीटर ऊपर से अगर आप नीचे हैं, यहाँ तक हम इसको प्लग करेंगे मड के साथ। 3.7 से लेकर ये 0.6 मीटर तक जो है, इसको हम सीमेंट से प्लग करेंगे। जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें से केसिंग को भी हम क्या करेंगे, तोड़ के निकाल लेंगे और इसके अंदर हम सॉइल भर देंगे।